हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हैदराबाद और साथ ही साथ जो मणिपुर की जो केस स्टडी है कि किस तरीके से इन दोनों प्रिंसली स्टेट्स का भारत में इंटीग्रेशन होता है उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम लोग क्या समझ रहे हैं, इससे पहले जस्ट हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया के सामने जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे एंड इन सब का इंटीग्रेशन कराना था, क्योंकि हमारा आइडिया क्या था, एक यूनाइटेड इंडिया को स्टैब्लिश करना था। तो यूनाइटेड इंडिया को स्टैब्लिश करने के लिए इन सभी स्टेट्स का इंटीग्रेशन इंडिया में होना ज़रूरी था, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने समझा कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रही, जिसमें हमने ये समझा कि गवर्नमेंट ने क्या करा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी फर्म तरीके से, एक बहुत मजबूती के साथ इस पूरी की पूरी जो इश्यूज़ है, जो हमारे जो चैलेंज था उसको एक तरीके से डील किया, जिसमें गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या उठाए कि जब ज़रूरत लगी तो फिर जहाँ जहाँ जिस जिस प्रिंसली स्टेट्स ने एक तरीके से ऑटोनॉमी के शर्त पर एक तरीके से इंडिया में इंटीग्रेट होने की बात करी तो हमने ऑटोनॉमी दी, जिसमें हमने कश्मीर को भी समझा और अभी हम मणिपुर को भी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने नेगोशिएशन करा, यानी कि बातचीत करी, काफ़ी सारे डिस्कशंस हमने करे, उनको समझाया कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में इंटीग्रेट होना उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने समझाई और जहाँ पर ज़रूरत लगी तो वहाँ पर मिलिट्री को भी भेजा गया। ठीक है, जैसे अभी हम हैदराबाद की केस स्टडी को पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारी ये सारी एक तरीके से अलग अलग अप्रोच थे और जितने भी तरीके से हो सकता था हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश करी। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहला जो केस स्टडी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैदराबाद की केस स्टडी को। सो हैदराबाद क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है दैट हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज सराउंडेड एंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी। तो अगर हम मैप में देखें हैदराबाद को तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो हैदराबाद है ना वो क्या था, पहली चीज़ ये है कि वो लार्जेस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है, यानी कि जितने भी भारत में प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें से सबसे लार्जेस्ट क्या था, हैदराबाद था। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि हैदराबाद इस तरीके से भारत में सिचुएटेड था कि चारों तरफ क्या है, चारों तरफ भारत की बाउंड्री है। ठीक है, और आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना तो जो हैदराबाद की जो टेरिटरीज है ना वो आज के टाइम में थोड़ा महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो महाराष्ट्र का ये वाला इस तरीके से महाराष्ट्र है, राइट। तो हैदराबाद की टेरिटरीज आज के टाइम में महाराष्ट्र में भी है, राइट। सिमिलरली आज का जो एक तरीके से जो कर्नाटका है आज के टाइम में, तो वहाँ तक भी हैदराबाद की एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंस के दौरान बाउंड्रीज जाया करती थी। सिमिलरली आंध्र प्रदेश के रीजन में भी था, तेलंगाना के रीजन में भी था। मतलब क्या है, मतलब ये है कि टेरिटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। जो आज के टाइम में जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में भी एक तरीके से उनकी टेरिटरीज इस पूरे के पूरे प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरी थी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि देखो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इंटीग्रेशन होना भारत में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, वो ये है इट्स रूलर्स कैरीड द टाइटल निज़ाम। ठीक है, यहाँ पर जो हैदराबाद के जो रूलर थे उनका नाम क्या था, उनको उनको एक तरीके से टाइटल दिया जाता था जिसको बोला जाता था निज़ाम। एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, यानी कि वो पूरी लगभग दुनिया में से, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो उसमें से वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे। The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. He entered into what we called as the standstill agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. तो यहाँ पर पहली चीज़ ये बोली कि निज़ाम जो हैदराबाद का जो निज़ाम था, यानी कि हैदराबाद के जो रूलर थे वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे एक इंडिपेंडेंट स्टेटस हैदराबाद के लिए। ठीक है, मतलब वो भारत में एक तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं नज़र आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो इसी चीज़ की वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक तरीके से एक एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। क्या नाम है, तो हैदराबाद ने क्या करा, भारत की गवर्नमेंट के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। कितने साल के लिए था ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, 1 साल के लिए था। तो यहाँ पर ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था भाई, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बेसिकली देखो, जब हमने बता दिया कि यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर हैदराबाद रहना चाहता था, तो यहाँ पर कोशिश क्या करेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करते हुए यहाँ पर ये बोला कि जो सिचुएशन है ना, अब इसको स्टेटस क्वो रखते हैं। स्टेटस क्वो का मतलब क्या है कि हैदराबाद का स्टेटस अभी 1 साल के लिए एज इट इज़ रखते हैं,
उसको अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे इंडिया में, और अभी जैसा स्टेटस है उसका अभी इसको वैसे ही चलने दो, और स्टेटस चेंज नहीं करेंगे, उसकी जगह पर क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। यानी कि हैदराबाद क्या फ्यूचर में इंडिया का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर साथ साथ में डिस्कशन एंड डिबेट होती रहेगी। और अभी हैदराबाद का स्टेटस चेंज नहीं होगा, स्टेटस क्वो रहेगा, सेम टू सेम स्टेटस रहेगा। ये चीज़ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में एक तरीके से बताई गई थी। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल हो गया, चीज़ें वैसी की वैसी रही, और बार बार क्या हो रहा था, नेगोशिएशन चल रही थी कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या हैदराबाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और हैदराबाद का जो निज़ाम था उन सब के बीच में डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो जब ये डिस्कशन चल रहा था उस दौरान हैदराबाद में कुछ ऐसी इंटरनली सिचुएशन ऐसी उत्पन्न होती है जिसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, हैदराबाद में इंटरफेयर करना पड़ा। ठीक है, तो वो क्या सिचुएशन थी और वो कैसे अराइज हुई, अब उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। इन द मेन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड फोर्स। तो हो क्या रहा था, निज़ाम के रूल के खिलाफ में वहाँ के जो लोग, हैदराबाद के जो लोग थे वो आने लगे और उन्होंने मूवमेंट चालू कर दी। बेसिकली अगर आप देखोगे, द पीजेंट्री इन तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वॉज अ विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। विमेन who were the worst of this operation, who have seen the worst of this operation, joined the movement in large numbers। तो क्या बोला जा रहा है कि जो पीजेंट्री थी वहाँ पर, ठीक है, तो जो पीजेंट्री थी वहाँ पर तेलंगाना रीजन में, हैदराबाद में जो एक तरीके से पूरे हैदराबाद के जो प्रिंसली स्टेट्स में जो तेलंगाना रीजन है वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर जो एक तरीके से किसान थे, जो पूरी पीजेंट्री थी, वो सड़कों पर उतरने लगे और वो निज़ाम के खिलाफ एक तरीके से मूवमेंट करने लगे। ठीक है, तो ऑपरेसिव जो रूल था निज़ाम का उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। खास तौर पर जो विमेन थी, विमेन सेक्शन काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव एक तरीके से उनकी सिचुएशन थी, तो उन्होंने भी क्या करा, प्रोटेस्ट में एक तरीके से पार्टिसिपेट करा। राइट, फिर उसके बाद क्या होता है, द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस दे वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। तो जो मूवमेंट लीड करी जा रही थी उस मूवमेंट को एक तरीके से लीड कौन कर रहा था, सपोर्ट कौन कर रहा था, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। और साथ ही साथ में हैदराबाद में जो कांग्रेस, एक तरीके से कांग्रेस के लोग थे, वो भी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है इंटरनली हैदराबाद अनस्टेबल होने लगा क्योंकि लोग आवाज़ उठाने लगे, ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे एंड सड़कों पर उतरने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, इस तरीके से चीज़ें हुई। तो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, वायलेंस एक तरीके से आना चालू हो गया। तो इसके बदले में निज़ाम ने क्या किया, निज़ाम ने ये किया कि जो निज़ाम की एक तरीके से निज़ाम की खुद की वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स थी। ठीक है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट की अपनी मिलिट्री फोर्स है जिसको आर्मी हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही निज़ाम की अगर आप बात करोगे तो निज़ाम के पास पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसको रज़ाकार कहा जाता था। ठीक है, उसकी फोर्स का नाम क्या था, देवर नोन एज रज़ाकार्स। तो रज़ाकार्स को एक तरीके से क्या किया गया, रज़ाकार्स का यूज़ किया गया एंड जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उनको दबाया गया। रज़ाकार ने क्या करा, एट्रोसिटीज़ एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रज़ाकार्स दे न्यू नो बाउंड्स। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करनी चालू करी। दे मर्डर्ड, दे मेम्ड, दे रेप्ड एंड लूटेड एंड टारगेटिंग स्पेसिफिकली द नॉन मुस्लिम। तो बेसिकली जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी जो आवाज़ उठा भी रही थी बहुत ज़्यादा, तो उनको क्या करना चालू करा, मर्डर करना चालू करा एक तरीके से, विमेन के साथ रेप हुए एंड लूटा एक तरीके से। तो जितना ज़्यादा ब्रूटल एट्रोसिटीज़ हो सकता था, जितना ज़्यादा एक तरीके से इनह्यूमैनिटी हो सकती थी, उतना ज़्यादा वहाँ पर किया गया। किसके द्वारा, जो पैरामिलिट्री फोर्स थी रज़ाकार की, रज़ाकार के लोगों के द्वारा, एक तरीके से रज़ाकार के द्वारा ये चीज़ें करी गई। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब देखो सिचुएशन क्या हो रही है, निज़ाम के साथ तो स्टैंड स्टिल एक तरीके से एक तरीके से निज़ाम के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अब सिचुएशन क्या हो रही है, मतलब जो हैदराबाद की जो सिचुएशन है वो इंटरनली काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है। राइट, तो इस सिचुएशन में, और दूसरी बड़ी बात क्या है, इंटरनली अनस्टेबल तो हो ही रही है, साथ ही साथ रज़ाकार क्या कर रहे हैं, रज़ाकार एक तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोगों के साथ। ठीक है, तो इस ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है बस भाई बहुत हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया लोगों पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। तो सिचुएशन को डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी, यानी कि इंडियन आर्मी क्या करती है, इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेस। ठीक है, तो भारत की सेना क्या करती है, भारत की सेना एज पर द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो वहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जो फाइटिंग होती है ना, तो दोनों एक तरीके से दोनों सेनाएं लड़ती हैं एंड फाइनली निज़ाम की जो सेना है, जो रज़ाकार है, वो हार जाते हैं एंड फाइनली क्या होता है, हैदराबाद का एक तरीके से एक्सेशन होता है, यानी कि हैदराबाद फाइनली इंडिया का पार्ट एक तरीके से बन जाता है, इंडिया में मर्ज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर अब, एक ऑपरेशन था। ठीक है,
तो जब इंडियन आर्मी एक तरीके से वहाँ पर हैदराबाद में डील कर रही थी सिचुएशन के साथ, तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, एंड उस ऑपरेशन का नाम क्या है आप मुझे बताओगे अगर किसी को पता हो तो, ठीक है। तो नाम पी से शुरू होता है, मतलब OP, अब उसका फुल फॉर्म क्या है ये आप बताओगे, ठीक है। ओ तो चलो मैंने बता दिया, ऑपरेशन पी का मतलब यहाँ पर क्या है आप कमेंट करके बताना किसी को अगर पता हो। तो फाइनली इस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या हो जाता है, इस ऑपरेशन में फाइनली रिजल्ट ये आता है कि हैदराबाद बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स था वो भी क्या हो जाता है, फाइनली पार्ट बन जाता है। तो देखो सिचुएशन को देखो, सिचुएशन ये थी कि गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लेकर चल रही थी, है ना। लेकिन जब सिचुएशन बिगड़ी, हैदराबाद में खुद सिचुएशन बिगड़ी एंड हैदराबाद के जो लोग थे उनके साथ ब्रूटल एट्रोसिटीज़ करनी चालू करी, तो क्या हुआ, फाइनली गवर्नमेंट को आर्मी भेजनी पड़ी एंड सिचुएशन को एक तरीके से आर्मी के द्वारा सॉल्व कराने की कोशिश करेगी एंड फाइनली चीज़ों को मतलब हैदराबाद को इंडिया में एक मर्ज कर दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हैदराबाद के साथ हमने डील करा। फिर उसके बाद सेकेंड केस स्टडी जो हमारी है, नेक्स्ट केस स्टडी, वो है मणिपुर की। क्या होता है, आज़ादी के कुछ दिनों पहले मणिपुर में क्या था, मणिपुर के राजा थे, बेसिकली महाराजा थे, महाराजा ऑफ मणिपुर जिनका नाम था बोधा चंद्र सिंह, ठीक है। तो महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्र सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द अश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ द मणिपुर वुड बी मेंटेन। आज़ादी के कुछ दिनों पहले ही क्या होता है, आज़ादी के कुछ दिनों पहले ही मणिपुर के जो महाराजा थे बोधा चंद्र सिंह, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस शर्त पर कि जो मणिपुर की जो इंटरनल ऑटोनॉमी है ना, जो कुछ कुछ मैटर्स हैं मणिपुर के, वो मेंटेन होंगी और वहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। वहाँ पर सोल अथॉरिटी किसके पास होगी, मणिपुर के महाराजा की सोल अथॉरिटी वहाँ पर होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी हम लोग मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच है वो ये ऑटोनॉमी दे करके थोड़े से एरियाज़ में ऑटोनॉमी दे करके क्या किया जा रहा है, मणिपुर का भी इंटीग्रेशन एक तरीके से करवाने की कोशिश यहाँ पर करी गई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि जब एक तरीके से अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो मणिपुर के लोग क्या करने लग जाते हैं, राजा को प्रेशराइज करने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि मणिपुर के लोग डिमांड कर रहे थे सर्टेन राइट्स, वो अधिकार चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि भाई उनकी भी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो जिनको वो इलेक्ट करे। तो इसीलिए क्या होता है, फाइनली राजा को ये बात माननी पड़ती है और मणिपुर में होते हैं इलेक्शंस। कब होते हैं, जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शन होते हैं एंड फाइनली इलेक्शन होने के बाद मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। क्यों, क्योंकि मणिपुर में क्या आ जाती है, मणिपुर में खुद की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है। अब राजा क्या हो गए, राजा एक तरीके से नॉमिनल हेड हो गए, राजा एक तरीके से नॉमिनल हेड हो गए। रियल पावर क्या है, रियल पावर एक तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास रही, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें आई। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, CUET की बात करें या फिर आपका जो बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर ये जनरली चीज़ें आ जाती है कि मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिया में फर्स्ट पार्ट ऐसा कौन सा था जहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शन होते हैं, तो वो कौन सा पार्ट था, मणिपुर। तो मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया जिसने क्या होता है, जहाँ पर इलेक्शन होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या होता है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, तो वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिस्कशन होने लगे। डिस्कशन ये होने लगे कि क्या कम्प्लीटली भारत में मर्ज कर दिया जाए, क्या कम्प्लीटली भारत में मर्ज कर दिया जाए, जो इंटरनल ऑटोनॉमी है क्या वो भी भारत सरकार को दे दी जाए, या फिर इंडिपेंडेंस उसी तरीके से मेंटेन रखे, चीज़ों को वैसे ही चलाए जैसे चल रही थी। ये चीज़ें आई। सो इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वाज अ शार्प डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। तो शार्प डिफरेंसेस थे, यानी पार्टीज में भी क्या थे, डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज दे वर अपोज टू दिस। तो क्या हो रहा था कि जो स्टेट की कांग्रेस थी वो चाह रही थी क्या कि वो एक तरीके से मणिपुर कंप्लीटली मर्ज हो जाए इंडिया में, ठीक है। जो चीज़ें एक तरीके से ऑटोनॉमी जहाँ जहाँ पर है वो चीज़ें भी गवर्नमेंट को दे दी जाए, इंडिया की गवर्नमेंट को दे दी जाए एंड कंप्लीटली मर्जिंग यहाँ पर हो जाए। वहीं दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी मणिपुर की वो नहीं चाह रही थी ऐसा। तो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवीजन हो गया, पहले जो मर्जर चाह रहे थे, दूसरे वो जो मर्जर नहीं चाह रहे थे। तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन परसुएडिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। तो होता क्या है, देखो इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, परसुएड भी करती है एक तरीके से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशराइज भी करती है, ठीक है।
परसुएड भी किया जा रहा है, मनाया भी जा रहा है और थोड़ा सा प्रेशराइज भी किया जा रहा है। प्रेशराइज किसको किया जा रहा है? जो महाराजा थे, तो महाराजा को प्रेशराइज किया गया और मर्जर एग्रीमेंट पर क्या किया गया? महाराजा का एक तरीके से सिग्नेचर कराया गया। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है? सितंबर 1949 में जो मणिपुर है वो फाइनली फुल तरीके से इंडिया का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि देखो, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें तो काफ़ी सारी जो पार्टीज़ है वो क्या चाह रही थी? वो मर्ज नहीं करना चाह रही थी कंप्लीटली इंडिया के साथ, राइट। तो फिर दिक्कत ये हुई कि जब मर्जिंग करी गई और महाराजा ने एक तरीके से सिग्नेचर कर दिया सॉरी, मर्जर एग्रीमेंट में, तो होता क्या है, ये जो अपोजिशन, ये जो पार्टीज़ थी, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो कुछ कुछ मेंबर्स थे जो नहीं चाह रहे थे इंडिया के साथ मर्ज करना, उन्होंने ये बोला कि देखो, हमसे पूछे बगैर, यानी कि लोगों से पूछे बगैर, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। राजा को तो लोगों ने नहीं चुना डायरेक्टली, लोगों ने किसको चुना है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना है। अभी हमने देखा कि इलेक्शन हुए थे मणिपुर में, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि हमसे बगैर पूछे कैसे एक तरीके से एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया, है ना। तो इसीलिए वो लोग क्या थे, वो लोग इस चीज़ को एक तरीके से एग्री नहीं कर रहे थे। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कि ये चीज़ हमसे बगैर पूछे, यानी कि मणिपुर के लोगों से पूछे बगैर ही यहाँ पर एक तरीके से क्या कर लिया गया है, मणिपुर का मर्जिंग कर दी गई है। किसके साथ? इंडिया के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी चीज़ की वजह से आज भी प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती एक तरीके से क्या किया गया, लोगों से पूछे बगैर ही मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनाया गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है जो आज भी एक तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो ये सिचुएशन क्या है, मतलब पूरी सिचुएशन इस तरीके से हमने पढ़ी कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है और फिर फाइनली क्या होता है, मर्जर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हो जाता है। तो इस तरीके से भी क्या हुआ, मणिपुर का एक तरीके से इंडिया में मर्जिंग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जो कार्टून दिया गया है ना आपकी बुक में, क्योंकि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑल्सो ऑन द पटेल्स अप्रोच टू रिजॉल्व दिस इशू। क्या इशू है? इशू है मणिपुर के एक तरीके से मर्जिंग का। ठीक है, तो ये जो कार्टून है वो दिखा रहा है रिलेशनशिप, पहली चीज़ दिखा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। अब यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर रूलर है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टेट्स पीपल है। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेट्स के पीपल क्या है, एक तरीके से दबे हुए हैं। ये क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है कि जो महाराजा है वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो लोगों को एक तरीके से दबाकर बिना उनसे पूछे ही क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ तक ये समझ में आई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पटेल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस दैट विल डू। क्या बोला जा रहा है, क्या मांग रहे हैं यहाँ पर? ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो मैटर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर्स पर कानून बनाने की पावर, डिफेंस की पावर, कम्युनिकेशन की पावर, तो वो इंडियन गवर्नमेंट मांग रही है कि देखो ये पावर हमें दे दो। ठीक है, समझ रहे हो, ये पावर किसे दे दो, इंडियन गवर्नमेंट को दे दो, यानी कि इंडिया को दे दो। मणिपुर के लोग, मणिपुर को से एक तरीके से ये पावर ले ली जा रही है। और दिक्कत यहाँ पर क्या है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि लोगों से पूछा ही नहीं जा रहा। इंस्टेड क्या हो रहा है कि जो राजा है, जो कि एक नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इस चीज़ को समझो। देखो, डेमोक्रेसी है ना भारत में, राजा क्या इलेक्ट होकर के आया था? नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर में, वो इलेक्ट होकर के आई थी। तो इनसे पूछने की जगह क्या हुआ, जो राजा है ना, जो राजा है उनसे एक तरीके से साइन कराया गया। तो इसीलिए क्या है, वहाँ के लोग एक तरीके से इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कि ये चीज़ एक तरीके से क्या हुई है, उनसे पूछना चाहिए था, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से एक तरीके से कंसल्ट किया जाना चाहिए था। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सिचुएशन है, ये पर्टिकुलर चीज़ है जो ये कार्टून दर्शा रहा है, इस तरीके से ये सिंबलाइज कर रहा है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लिया, हैदराबाद एंड मणिपुर की जो केस स्टडी थी, आई थिंक क्या एक्चुअली में कंप्लीट हो गई है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जो हमारी थर्ड एक तरीके से चैलेंज था, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।